ठीक है, एक बार सबको मेरे क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज थोड़ी सी मेरी डाउन है तो आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक ना? हाँ, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है, बजट संविधान के पर्सपेक्टिव से देखोगे, संविधान प्रोविजन से देखोगे तो आर्टिकल 112 में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। मैं जब आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो उसमें दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, है ना? लोक वित्त में मैंने आपको बताया था कि सर बजट फाइनेंसिंग क्या होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पहले कि बजट का क्या रोल है हमारे अर्थव्यवस्था में, क्यों हम बजट पास करते हैं, इसके पीछे हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। बजट फाइनेंसिंग क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्या है ना कि जब भी आप डेवलपमेंट करने जाते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, प्लान। ठीक है, गवर्नमेंट प्लानिंग किस तरीके से करती है, हम लोगों ने देखा था पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत में गवर्नमेंट की कुछ प्राप्तियां होती हैं और क्या होता है, खर्च, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बजट एक प्रोसीजर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अपने खर्चों का विवरण कहां तक पहुंचाती है, जनता के पास तक पहुंचाती है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखोगे इंडिया एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक विचारधाराओं पे चलता है। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं। संविधान के जो पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो अनुच्छेद 112 में डिटेल्ड रूप से आपको मिलेगा कि मतलब बजटिंग किस प्रकार से करी जाती है। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट के अंतर्गत में, रीडिंग होती है, डिस्कशन होता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह चेक करती है कि जो बजट का प्रोसीजर है वो है कि नहीं। अब बजट बेसिकली होता क्या है, बजट को अगर आप समझोगे तो सपोज दैट आपको एक फोन खरीदना है या फिर कोई भी एक मटेरियल खरीदना है, इस फोन की प्राइस है कितनी, ठीक है, 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपके फादर, उनकी सैलरी है 8,000 रुपए, हर महीने उनके अकाउंट में 8,000 रुपए आ जाती है। नई स्कीम आई है, स्कीम के तहत में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको डिजिटल होने की जरूरत है, नया फोन चाहिए, रिक्वायरमेंट है। आप अपने फादर से बोलोगे कि सर ठीक है मुझे एक फोन चाहिए जिसकी कीमत कितनी है, 10,000 रुपए। ठीक है, जब आप अपने फादर के पास जाओगे, ठीक है ना, फादर आपको क्या बोलेंगे कि मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट कितना है, 8,000 रुपए। आपको कितने और अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, 2,000 रुपए। आपका एक मित्र है, उससे अगर जो 2,000 रुपए आप उधार में लेते हो तो आपका फोन परचेज हो जाएगा कि नहीं, है ना? तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फोन की। ठीक है ना, वो किस तरीके से कंप्लीट हो रही है, 8,000 रुपए जो उसके पास पहले से राशि पड़ी हुई है, जो पिता के द्वारा दी जा रही है या फिर उसके पास जो सेविंग्स है उसके द्वारा कंप्लीट कर रहा है, और जितनी राशि कम पड़ रही है वो कहीं और से उधार लेकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। इसी प्रकार से बजट काम करता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बजटिंग तीन कंडीशंस पे होती है। एक क्या होता है, पिछले वर्ष के आधार पे हम लोग करते हैं कि लास्ट ईयर में हम लोगों ने कितना कंजप्शन किया था, कहाँ पे इन्वेस्ट किया था, कितने पैसे किस सेक्टर में हम लोगों ने निवेश किए थे, किस किस अर्थव्यवस्था में कहाँ कहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में आप बात करोगे, इधर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ा कमी है। ठीक है ना, तो हमारे फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्रीज वगैरह भी क्या कर रहे हैं, हाल फिलहाल के देशों में जाकर के विजिट कर रहे हैं और वहां पे अपनी यूपीआई सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है ना, यूपीआई पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में वर्ल्ड लीडर इंडिया है ना। दुनिया का ऐसा कंट्री है जो बहुत सारे कंट्रीज को गाइड करता है। तो आप देखोगे बहुत सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, डिफरेंट योजनाओं पे, जो कि बच्चों, महिलाओं और अन्य अन्य विभागों में बहुआयामी तरीके से किस प्रकार से हम पैसे को खर्च करेंगे, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बजटिंग। ठीक है ना, 3 ईयर के बेस पे होता है, करेंट ईयर के आधार पे, ठीक है, एक पिछले वर्ष के आधार पे और एक जो वर्ष आने वाला है। करेंट ईयर की जो बजटिंग करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 112 में उसकी प्रक्रिया के बारे में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्या, बजट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये जिम्मेदारी है। दरअसल जो सरकार का गठन हुआ है, ठीक है ना, आप जब अपनी ये देखोगे ना, ढांचा देखोगे अपने सिस्टम का, विधायिका है, लोकसभा, राज्यसभा है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका,
और यहाँ पे क्या है, न्याय पालिका, इधर विधायिका। ये विधायिका की ट्रांसपेरेंसी की, इसकी जवाबदेही को तय करने का एक बहुत ज्यादा उचित मार्ग है, ठीक है ना, कि पब्लिक के पैसे को आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो, किस प्रकार से खर्च कर रहे हो। क्योंकि किन्स का जो हम लोग किन्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, केनीजियन इकोनॉमिक्स जब हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, C + I + G + X - N, ये पढ़ा था हम लोगों ने। हम लोगों ने क्या देखा था कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग जो होता है, समग्र मांग जो होता है किसके बराबर होता है, उपभोग, ठीक है ना, निवेश, ये क्या है, सरकारी खर्चे। आप देख रहे हो ना, आपको अगर जो अर्थव्यवस्था में जीडीपी को बूस्ट करना है, समग्र मांग को बढ़ाना है, तो सरकारी खर्चे एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो बजटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या सरकार क्या करती है, फाइनेंस करती है अपने पब्लिक को डिफरेंट सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर जो जरूरत है, डिजिटल पेमेंट में जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जरूरत है, फिर से डिफेंस सेक्टर में जरूरत है। जिस आयाम में जितने पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है, सरकार प्लान करती है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, अनुच्छेद अगर जो 112 को देखोगे तो, कि सबसे पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, पब्लिक के सामने बजट को प्रेजेंट करते हैं संसद के अंतर्गत में, ठीक है। जनरल डिस्कशन होता है, डिस्कस किया जाता है कि हाँ ये सारे एस्टिमेट्स हैं कि आने वाले विगत वर्षों में ये सारे खर्चे होने वाले हैं, ये हम इस सेक्टर में निवेश करेंगे, ठीक है ना। थर्ड जो होता है ना, डिपार्टमेंटल कमेटी जो होती है ना, स्क्रूटनी करती है, ठीक है ना। बेसिकली आप सपोज दैट जनता को क्या करना है, सरकार को समोसे देना, ठीक है ना। समोसे की कीमत मार्केट में है 5 रुपए, समझ रहे हो आप ना। आपने वहां पे बजट बनाया है 20 रुपए, तो कमेटी जांचेगी यानी मार्केट में 5 रुपए का समोसा बन रहा है, सरकार कितना ले रही है, 20 रुपए। ये किसके ऊपर चार्ज करेगा, पब्लिक के पर्स पे, पब्लिक के पॉकेट पे। तो वहां पे अकाउंट कमेटी है जो वहां पे पॉलिसी कट मोशन होता है, डिफरेंट कट मोशंस होते हैं, जहां पे उसको रिड्यूस करना रहता है, वहां पे उसको सुझाव दिया जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है। अगला क्या होता है, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। जो भी ग्रांट बनाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जो भी पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या फिर जो भी अलग निधियां हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की पब्लिक अकाउंट वगैरह जो भी है, वहां से आर्टिकल 266 और 267 में आपको उनका उल्लेख मिलेगा, जो भी जहां से पैसे रिड्यूस होने हैं बजट के। तो उसकी जवाबदेही तय करने के लिए बजट प्रोसीजर का होना आवश्यक है। अगला स्टेप क्या होता है कि बिल अगर जो एप्रोप्रिएट रहता है, फाइनेंशियल बिल को स्क्रूटनाइज किया जाता है, अगर जो सही रहता है उसको सहमति प्रदान कर दी जाती है, और सरकार को क्या सहमति मिल जाती है कि वो पैसे वहां से ले सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो बजटिंग प्रोसेस हो गया, समझ में आया। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो आप बजट को देखोगे तो संविधान के अनुच्छेद 112 में इतनी सारी चीजें लिखी है, ठीक है ना। ये हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा, वो पब्लिक को बताएगा कि आपके पैसे कितने आ रहे हैं, कितना टैक्स हम लोगों ने कलेक्ट किया है, क्या करेंगे हम लोग इसके आगे। हम लोग ऐसे ऐसे देश की विकास में मदद करने वाले हैं। तो ये अभी हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करते हैं बजट, तो आपको समझ में आएगा। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बजट फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। बजट को अगर आप देखो, बजट फाइनेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्री की बात करोगे, मेंस की बात करोगे, तो क्वेश्चंस यहां से पूछ लेते हैं। बजट फाइनेंसिंग क्या होता है, यही चीज होती है बजट फाइनेंसिंग, जो ये 2000 रुपए उधार आपने दिया है, ठीक है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, उसने एस्टिमेट बनाया कि सन 2024-25 में हम लोग को देश के डेवलपमेंट में, डिफेंस में, एजुकेशन में सारे खर्चे उर्चे मिला करके टोटल कितने खर्च होने हैं, 100 रुपए, ठीक है ना, या फिर 100 करोड़ फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए। अब क्या होगा कि जितने भी टैक्स वगैरह, जीएसटी से, इनडायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से, जितने फाइन, डिविडेंड वगैरह जितने भी राशियां प्राप्त हो रही है गवर्नमेंट को, उनको जोड़ने जाने के बाद जो भी अनुदान प्राप्त हो रहे हैं, सरकार के पास कितना आ रहा है टोटल, 80 करोड़ रुपए। लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमें कितना चाहिए, 100 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं से हमें कम पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे रोल आता है एक संस्था का जिसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 2 तरीकों से इसकी फाइनेंसिंग करता है, ठीक है ना। या तो ये करेंसी को प्रिंट करके देगा, करेंसी प्रिंट करके देगा, पहला ऑप्शन। और या फिर जो नगद शेष बचे होंगे, क्योंकि मैंने बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए और बैंक के लिए
बैंक का काम करता है ना। तो इसके पास कुछ न कुछ कमाई होती होगी, कुछ न कुछ इंटरेस्ट रेट्स वगैरह लगाता होगा, इनकम प्रॉफिट्स होते होंगे। मैंने और बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां रिलीज करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज करता है, स्टैम्प्स रिलीज करता है। फॉरेन सेक्टर में विदेशों में महाराजा बॉन्ड, फिर मसाला बॉन्ड, ये सब जितने भी ऑपरेशंस होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके द्वारा जो भी प्रॉफिट उससे होती है वो सारे कहाँ पे जाते हैं? नगद से। तो गवर्नमेंट को आवश्यकता है, केंद्रीय बैंक किसके लिए काम करती है? गवर्नमेंट के लिए काम करती है। गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता है, लेकिन ये जो पैसे दिए जाते हैं ना, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जाती है। क्या आपको इतना राशि प्रदान किया जा रहा है जिसकी जवाबदेही आप तय करेंगे? आप समझ रहे हो ना? नहीं तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे आप बजट बना दो 2000 करोड़ का, पैसे छाप के बांट दो, कोई मतलब निकलेगा? एक समझदार देश ऐसा ही देता, राष्ट्रपति बना था जिम्बाब्वे का, ठीक है ना। वो क्या हुआ कि राष्ट्रपति बना, देखा जनता बहुत तकलीफ में है, दुख है, दुख का कारण क्या है? पैसे। पैसे हो जाएंगे सबके पास तो सब खरीद लेंगे। उसने करेंसी प्रिंट कराया और बांट दिया जनता में। इसका क्या घाटा हुआ? जितने थे सबकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ गई। पहले एक रोटी जिसको खरीदने की सिर्फ एक लोग की औकात थी, एक लोग की परचेजिंग पावर पैरिटी थी, अब सारे के सारे खरीद सकते हैं और रोटी एक ही है। झगड़ा होगा कि नहीं? क्राइसिस हो गई, जिम्बाब्वे की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। तो उसके बाद फिर ये सारे मेजर्स, तो आप करेंसी प्रिंट करके डायरेक्टली, ये बहुत बार क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है क्लास में कि सर अगर जो ऐसा है हमें प्रिंट करके जनता को बांट देना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए। जब सरकार है भाई, हमारा बैंक, हम छापे हम बांट दें, क्या दिक्कत है? रोजगार जो है, आप देखोगे रोजगार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। बजटिंग जब भी होती है ना, तो युवाओं के बढ़ने के लिए हर बार देखोगे आप, इस समय आजकल जितने बजट लास्ट 3-4 देखोगे, युवाओं की कुशलता को लेकर के 1-2 योजनाएं जरूर रहती है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा ये महसूस हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो योजना है जिसके तहत में आप पढ़ रहे हो, ये कुशलता प्राप्त कर रहे हो, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम है, ये भी बजट के थ्रू एक योजना के अंतर्गत में लाई गई होगी। तो विभिन्न विभिन्न योजनाएं बनती हैं। तो यूपी का जो बजट इस बार का है, ठीक है ना, वो 7.36 लाख करोड़ का है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्टर में निवेश किया गया है, हम लोग एक एक करके देख लेंगे और लिखते भी चलेंगे। यूपी बजट डाल लीजिए। अब क्या है कि बेसिकली जो आर्टिकल 112 डिस्कशन है, मैंने जितने फीचर्स बताए आपको बजटिंग की, वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार से काम होता है। केंद्र है एक तरफ, सेंटर, उसके बाद स्टेट, और हम लोग शक्तियों के विकेंद्रीकरण के तहत में हमारा संविधान कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो राज्य पे भी वही सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है जो कि केंद्र स्तर पे हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उतना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जितने पावर की प्रैक्टिस सेंटर पे हो रही है उतनी ही स्टेट पे भी होनी चाहिए। जो शेयरिंग है टैक्सेस को लेकर के वो फेयर होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए ये फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, वित्त आयोग का गठन होता है ना। ये राज्य स्तर पे आप देखोगे तो यूपी के बजट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कितना है? 7.36 लाख करोड़ का बजट है ये, ठीक है। यूपी बजट हेडिंग डाल दीजिए। बजट का क्या था हेडिंग? लोक मंगल का महाबजट, ठीक है ना। इस बार का जो यूपी गवर्नमेंट बजट निकाली है तो लोक मंगल का महाबजट 7.36 लाख करोड़ यूपी के बजट का आकार, यूपी के बजट का आकार। टोटल राशि कितनी थी यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको डैश दे करके वहीं पे आगे में लिख देंगे।
ठीक है, ये सरकार का 8वां बजट था। यह सरकार का 8वां बजट था। अगली लाइन लिख लीजिए, 2023-24 की तुलना में 2023-24 की तुलना में 6.7% 6.7% अधिक वृद्धि 6.7% अधिक वृद्धि पिछले बजट से, ठीक है ना, पिछले बजट से कितना अधिक है, 6.7%, ठीक है। आगे लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, आस्था अध्यात्म, आस्था अध्यात्म, आस्था अध्यात्म बुनियादी ढांचे का विकास, कॉमा देकर के लिखिएगा, बुनियादी ढांचे का विकास, कॉमा महिलाओं युवाओं और बच्चों का विकास, युवाओं और बच्चों का विकास, ठीक है। अब कुछ बुलेटिन्स करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस बार के बजट के, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, 24,000 करोड़ की 24,000 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं, 24,000 करोड़ की नई योजनाएं हैं। अमाउंट कितना एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया मैंने, 24,463 करोड़, डैश देके वहीं आगे लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए आगे, युवाओं के रोजगार के लिए युवाओं के रोजगार के लिए 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार के लिए 1,000 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, महाकुंभ 2025, महाकुंभ 2025 के लिए 2600 करोड़ रुपए का बजट, 2600 करोड़ रुपए का बजट ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, बजट 15,103, बजट 15,103.89 करोड़ घाटे का है। बजट 15,103.89 करोड़ घाटे का है। बजट डेफिसिट पढ़ाया था मैंने, क्या होता है बजट घाटा, कुल प्राप्तियों का कुल खर्चों पे आर्थिक, ठीक है ना। मार्केट बोरोइंग इसमें इंक्लूड होता है, फिस्कल डेफिसिट में नहीं होता है, राजकोषीय घाटे में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देता है। कितने घाटे का, 15,103.89 करोड़। अब तक जितनी चीजें हम लोगों ने देखी तो उससे ये देखने को लग रहा है कि पिछले वर्ष के हिसाब से इस वर्ष में 6.7% की वृद्धि आई है, मतलब कि कैपिटल इन्फ्लूएंस किया गया है, सरकारी खर्च को
बढ़ाया गया है। सरकारी खर्च को बढ़ाने से किस चीज के ऊपर असर पड़ेगा? समग्र मांग के ऊपर। और आप देखोगे यूपी गवर्नमेंट का मतलब अगर जो विजन देखोगे, उनकी अगर जो दृष्टि देखोगे, उनका विजन क्या है? यूपी को ना, इस यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ठीक है ना? किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर जो बूस्ट करना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़ से ऊपर। पुराने सेंसस से भी कंपेयर करोगे तो अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, आई थिंक 35-36 करोड़ के आसपास, है ना? तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, वर्कफोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा, और मैक्सिमम जो वर्कफोर्स है उसका जो पार्ट है युवा है। दैट्स व्हाई युवाओं के रोजगार के लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं, ठीक है ना? अब क्या है ना कि इस विजन को कंप्लीट करने के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ यूपी को बहुत सारी चीजों पे इंप्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा। आप देखोगे जिस सेक्टर में आस्था और अध्यात्म, ये बूस्ट करने की क्यों जरूरत है? जब आप ज्योग्राफी देखोगे ना यूपी की, तो आप देखोगे यूपी का जो मैक्सिमम एरिया है प्लेन एरिया है, ठीक है ना? प्लेन एरिया होने के वजह से, और मैक्सिमम जो एरिया किसमें, गंगा बेसिन पे बनी हुई है, गैंगेटिक बेसिन पे बने होने की वजह से ये सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है जो हमारा यूपी है। आप समझ रहे हो ना? और संस्कृति क्या करती है ना, जब भी आप कल्चर जब भी इंक्रीज रहता है तो वो टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा खींचता है। अगर जो आप अयोध्या में राम मंदिर देख लो, चाहे बहुत सारे जितने भी वेन्यूज देख लो, ये महाकुंभ 2025 जिसके ऊपर निवेश गवर्नमेंट विशेष रूप से कर रही है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है, वहां पे खर्च हो रहा है, तो वहां से बहुत ज्यादा प्राप्त भी हो रहा है। अयोध्या मंदिर देखने के लिए जितने भी श्रद्धालु आएंगे, एस्टिमेट किया जा रहा है कि हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट होने वाली है अलोन उस टेंपल से। आप समझ रहे हो ना? जितने भी लोकल वेंडर्स वगैरह हैं, जितनी भी लोकल कम्युनिटी वगैरह, उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है? टूरिज्म सेक्टर अगर जो आता है ना आपके देश में, तो वो प्योर पैसा लेकर के, तो डायरेक्टली इनकम देता है आपको, आपके स्टेट में, अदर स्टेट से। यूपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इस समय ध्यान क्या है? अध्यात्म एवं आस्था। अध्यात्म एवं आस्था मतलब ये नहीं कि सबको बैठा के पूजा करवाना है, आपसे ये नहीं करवाना है, हमें ना अपने कल्चर को इतना इनरीच करना है कि हमारा टूरिज्म सेक्टर हमारा इंक्रीज करेगा। क्योंकि आपको पता है ना, इंडिया जो है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत अच्छा नहीं करता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है ना? तो सर्विस सेक्टर में जब हम बेहतर है तो हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट अध्यात्म और आस्था वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है? दूसरी चीज जो क्या है, बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर जो कोई किसान मऊ में खेती कर रहा है, ठीक है ना, मऊ में खेती कर रहा है, मऊ की मंडी में जो 10 रुपए का सामान बेच रहा है यहाँ की मंडी में, लेकिन उसी सामान की कीमत पंजाब की मंडी में 80 रुपए है। समझ रहे हो आप ना? लेकिन उसके पास अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या वो फायदा उठा पाएगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे इस योजना को अगर जो साक्षात्कार रूप से आपको देखना है, वाकई वास्तविक रूप से देखना, अगर ये बिल्डिंग नहीं होती तो क्या ये योजना सफल हो पाती? तो प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक नीड होती है, और यूपी में वो बहुत पुअर है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में, फिर सफाई योजना के अंतर्गत में यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय बहुत ज्यादा घरों के लिए पैसे दे रही है कि सबसे पहले गरीबों के सिर पे छत होना चाहिए ना। कितने करोड़ तो बदले अभी बेनिफिशियरीज, अभी करंट में ही नाम था इनका, अभी आ रहा है डेटा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसके आगे क्या हम लोग डिस्कस किए? महिलाओं की स्थिति को देखते हुए अब लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारा बदलाव किया गया है जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है, मुख्यमंत्री योगी जी की गवर्नमेंट आई है। देखो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के विशेष ध्यान दिया जा रहा है ना। महिलाओं की ग्रोथ में वृद्धि के लिए जैसे मैटरनिटी लीव अधिकार, उनके इक्वल पे इक्वल प्रोटेक्शन, ये सारी चीजों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए। आप समझ रहे हो ना, महिलाओं को बूस्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि सर अगर जो आपको अभी यूपी में क्या है ना, जो वर्क फोर्स काम कर रहा है मैक्सिमम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कर रही है, मेल्स के द्वारा ज्यादा हैंडल किया जा रहा है। जहां पे भी देखोगे ना वर्क फोर्स में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत में मेल की डोमिनेशन आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। यूपी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जब मेल इतना वर्क कर रहा है तो हमारी जीडीपी यहाँ मेल फीमेल दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो हमको लगता है अर्थव्यवस्था में ज्यादा बूस्ट मिलेगा, है ना। सपोज दैट एक हाउस वाइफ है, पूरी जिंदगी अपने घर में काम कर रही है, उससे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रही है, ठीक है ना। वो अगर जो साथ में कोई बिजनेस या फिर कोई इन्वेस्टमेंट क्रिएट करती है तो वो कुछ प्लस करेगी कि नहीं जीडीपी में?
आप समझ रहे हो ना? तो ये हमारा विजन है। अगर जो महिलाओं को सशक्त करोगे आप, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होगी। ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग मदर का बच्चा हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। समझ रहे हो आप ना? तो महिलाओं और बच्चों के से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए बहुत सारे योजनाएं लेकर के आए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मिला है, रोजगार को लेकर के यहाँ पे ध्यान गवर्नमेंट दी है। ठीक है ना, कि 1000 करोड़ अलग से इन्वेस्ट करेगी, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। आप देखोगे ना कि ये जो पूर्वांचल 6 लेन वाला जो एरिया है, सुल्तानपुर के पास का एरिया, वहां पे अनाउंसमेंट हुई है कि वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया जाएगा। ठीक है ना, कंप्लीटली एकदम डिफरेंट सिनेरियो पे। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स पहुंच जाएंगे, रॉ मटेरियल पहुंच जाएंगे, हमें बस क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरी चीज, कुशल लेबर चाहिए, मजदूर जो चाहिए वो कुशल चाहिए। तो कुशलताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में हम लोगों ने ध्यान दिया है। बजट घाटा कितने का है? 15,103 करोड़ का। मतलब कि इतना पैसा हमको और आवश्यकता होगी, जितनी हम प्राप्तियां कर रहे हैं उसमें इतना अधिक आ रहा है। ठीक ना, इतना अधिक एक्सपेंडिचर है हमारा। ठीक, और आगे कीजिए। किस किस सेक्टर पे कितना पैसा दिया गया है ये देख लेते हैं। पहले लिखिए धर्मार्थ कार्य और विकास, पहला नंबर इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके घाटा लिखा, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए, बुलेटिन बना करके लिख रहे होगे, नीचे उसके लिखिए पहला नंबर धर्मार्थ कार्य और विकास। सॉरी, धर्मार्थ कार्य और विकास डैश देकर के लिखिए 4,547 करोड़। धर्मार्थ कार्य और विकास 4,547 करोड़, 4,547 करोड़। दूसरा लिख लीजिए मुफ्त टैबलेट और मोबाइल, मुफ्त टैबलेट और मोबाइल 4,000 करोड़, मुफ्त टैबलेट और मोबाइल 4,000 करोड़। ये जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर की बूस्ट करना। जैसे क्या है ना कि आपकी जनता, ठीक, अगर जो मान लो जो गरीब है, जो अमीर है, वो तो नए नए चीजें पा जा रहा है, सैमसंग का मोबाइल पा गया, आईफोन का पा गया, नई टेक्नोलॉजीज वगैरह इस्तेमाल समझ रहा है। लेकिन जो गरीब है, जिसकी आम आवश्यकताएं मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जरूरी होता है। क्योंकि अभी जो एरा है ना वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का है। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा है कि जितनी सारी आप यहाँ पे नॉलेज पा रहे हो बैठ करके, एक बंदा केवल यूट्यूब पे बैठ करके देख सकता है कि नहीं अपने घर के अंदर करके, तो आपसे प्लस पॉइंट करेगा। वो कहीं दिल्ली में भी पढ़ रहा होगा, ये भी पढ़ ले रहा होगा। तो आप समझ रहे हो ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप देखो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखोगे तो एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन करने का बहुत ज्यादा इस समय मांग किया जा रहा है कि सर डिजिटलाइजेशन करोगे, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है ना, क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो बच्चे मतलब नया आविष्कार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित होंगे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जमाना है। अब अमेरिकन बच्चों को देखोगे आप, यूरोप के बच्चों को देखोगे तो बच्चे पहले से गैजेट से फुल होते हैं। जब बचपन में होते हैं उन्हें सारे तरीके के गैजेट्स दिए जाते हैं ताकि उन्हें अपने एनर्जी को कम यूटिलाइज करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैक्ट्स वो यूटिलाइज कर सके। हमारे यहाँ वो चीजें नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है बच्चों को, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिस्टम आप देखोगे एजुकेशन का तो वो इस प्रकार से नहीं है कि बच्चों को वो नॉलेज प्रोवाइड कर सके। अगर जो आपको जीवन में कुछ बनना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? ऐसा महसूस किया होगा सब लोगों ने। हमारे यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा एडवर्स है हमारे बच्चों के लिए। तो ये सारी चीजें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? आगे लिख लीजिए युवा उद्यमी विकास, युवा उद्यमी विकास 1,000 करोड़, युवा उद्यमी विकास 1,000 करोड़। अगला लिख लीजिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना 2,057 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना 2,057 करोड़।
2057 करोड़। अगला लिख लीजिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर। निवेश पर जोर 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए। ठीक है, और डिफरेंट सेक्टर पे जितना भी बजट का एलोकेशन हुआ आगे बता रहा हूँ, पहले ये देख लेते हैं। ये 5 सेक्टर हैं जिनको अभी रिसेंटली ऐड किया गया धर्मार्थ कार्य और विकास के क्षेत्र में। ठीक है ना, मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग टेंपल के और अदर सांस्कृतिक चीजों के बूस्ट करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे दर्शन करने आए और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आ सके। टूरिज्म सेक्टर आप जम्मू कश्मीर में देखोगे बेसिकली उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर किससे चलता है? टूरिज्म सेक्टर के बेसिस पे। आप समझ रहे हो ना, गोवा वगैरह किस लिए फेमस है? टूरिज्म सेक्टर की वजह से। तो वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं जितने भी स्टेट हैं अपने स्टेट में टूरिज्म सेक्टर को, आप एमपी वगैरह में देखोगे ना तो वहाँ की गवर्नमेंट स्पेशली वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करती है। जो लेक्स वगैरह होती हैं, जो नेशनल ज्योग्राफिकल एरियाज वगैरह होते हैं, उनको और ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितने लोग आएंगे। हिमाचल प्रदेश देख लो, आप उत्तराखंड देख लो, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं ना टूरिज्म सेक्टर के बल पे ही जिंदा है। आप समझ रहे हो ना, सर्विस सेक्टर जो हमारे यहाँ का है वो स्ट्रॉन्ग है। 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी सेक्टर में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं इंडियंस। ठीक है ना, तो आप देखोगे धर्मार्थ कार्य और विकास का दूसरा चीज मैंने बताया था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए मुफ्त टैबलेट और मोबाइल हमारे युवाओं को बांटा जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैब कर सके। तीसरा है युवा उद्यमी विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए। मैंने बताया था कि जब भी युवाओं में रोजगार के अवसर की कमी आती है तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि युवाओं में कुशलता की कमी। ठीक है ना, तो विभिन्न योजनाओं को लेकर के ये गवर्नमेंट उसके ऊपर कितना निवेश करेगी? लगभग 1000 करोड़ रुपए। ठीक है ना, ये रोजगार से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम, फिर डिसेंट्रलाइज्ड केंद्र अपनी योजनाएं चला रहा है। ठीक है ना, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी अगर जो निवेश करेगी तो योजना डबल हो जाएगी। तो इससे करके रोजगार मिलने की जो संभावनाएं होती हैं वो अधिक हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे गंगा एक्सप्रेस नई डेवलपमेंट है। सरकार ने कहा है गंगा के किनारे हम क्या करेंगे? रोड का कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे कि न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि वाटरवे को भी इस्तेमाल किया जाए। देखो क्या है ना, जमीन पे अगर जो आप जो करोगे ना ट्रांसपोर्टेशन, वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। किससे? जो आप पानी से करोगे। ठीक है ना, आप देखोगे शिपमेंट को जो भी लेके आना जाता है एक देश से दूसरे देश तक, हम बड़े बड़े शिपमेंट्स और कार्गोज में लेकर के आते हैं। हम फ्लाइट से भी तो लेके आ सकते हैं बट वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा हमें। समझ रहे हो ना, फ्लाइट से अगर जो हम लोग करते हैं तो वाटरवे का इस्तेमाल करना हमारे लिए कहीं ना कहीं कन्वीनियंट पड़ेगा। हमारे पास गंगा जी है, इतनी बड़ी नदी, पश्चिम बंगाल को कनेक्ट कर सकते हैं हम, है कि नहीं? यहाँ से लेकर के हल्दिया तक, बनारस से लेकर के हल्दिया तक एक वाटरवे तैयार किया गया है। ठीक है ना, उसको और बूस्ट करने की जरूरत है। अगर ये एक्सप्रेस में तैयार हो जाता है तो आप जगह जगह पे आप देखोगे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत में जितने भी बंदरगाह वाले सिटी थे उनको रोड की कनेक्टिविटी से कनेक्ट कर दिया था। आप समझ रहे हो ना, ताकि ज्यादा तेजी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो सके। जितना ज्यादा देखो पैसा जितना स्थिर रहेगा अर्थव्यवस्था में वो उतना नुकसान पहुंचाएगा, और जितना चलायमान रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जितने हैंड्स चेंज करेगा पैसा उतने ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान करेगा। वही 500 रुपए मेरे पास रहेगा, मैं उससे कुछ परचेज करूंगा, किसी दुकानदार के पास जाएगा वो कुछ, आप समझ रहे हो ना, वही 500 रुपए घूम रहा है। तो वो जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना ज्यादा उतनी वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है ना, इसीलिए ब्लैक मनी को होल्ड करने की बात कही जाती है। जो गवर्नमेंट है कह रही है जितने भी पैसे आप रोक करके रखे हो उसको अर्थव्यवस्था में वापस से लाना जरूरी है। क्योंकि आपने क्या किया ना, हमारे यहाँ क्या है ना, इन्वेस्टमेंट कल्चर है। जैसे कि आप धनतेरस वगैरह पे क्या करते हो ना, इन्वेस्ट करते हो कुछ पैसे सोने के फॉर्म में, चांदी के फॉर्म में। वो क्या होता है, पैसा आपने दिया और वो ले जाकर तिजोरी में बंद कर दिया। वो भाई वो पैसा वैसे ही पड़ा रह गया, अर्थव्यवस्था में मूव नहीं कर रहा। हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पैसे बहुत ज्यादा मूव कर नहीं रहे और हम लोग रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेते। अमेरिका वगैरह में क्या है, जैसे युवा इनोवेटिव है क्योंकि वो रिस्क टेकिंग फैक्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ना ज्यादा रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं, हमें जिंदगी में वही सारे निर्धारित कार्य करने जो डिसाइडेड है जहाँ पे रिस्क कम है। तो इनोवेशन कैसे होगा? आविष्कार
कैसे होगा? अभी आप सारे के सारे ये सारे अभी मैं कहूंगा कि नहीं सब लोग साइंस वगैरह पढ़ के इनोवेशन वगैरह करो, और सर पहले छोटी सी नौकरी ले लो, फिर सोचता हूँ, है ना, एक स्टेबिलिटी चाहिए मुझे लाइफ में। अभी आप निवेश नहीं, आप रिस्क नहीं ले सकते हो कि किसी नई चीज पे मैं अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करूँ ताकि जो ये है ये भी मेरे हाथ से चला जाए, है ना। हमेशा आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ होना चाहिए, कम से कम यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो लेखपाल तो बन ही जाऊंगा, ऐसा एक फॉल द, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा वो रहता है, गड़बड़ रहता है। अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कितनी सारी निवेश हुई है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहला लिखिए स्वास्थ्य में 43,406 करोड़, स्वास्थ्य में विभिन्न आयाम है, आयाम लिख लीजिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा पहला नंबर स्वास्थ्य, उसमें लिखिएगा डैश देकर के 43,406 करोड़, 43,406 करोड़, ठीक है। दूसरा लिखिए खेती किसानी, खेती किसानी, खेती किसानी 89,298 करोड़, 89,298 करोड़, ठीक है। तीसरा लिखिए महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास 33,286 करोड़, 33,286 करोड़। चौथा नंबर लिख लीजिए शहरी सुविधाएं, शहरी सुविधाएं, हाँ इसी का है, शहरी सुविधाएं 32,000 करोड़, 32,000 करोड़, शहरी सुविधाएं 32,000 करोड़। पांचवा नंबर लिख लीजिए शिक्षा, शिक्षा 1,04,94 करोड़, शिक्षा 1,04,94 करोड़, ठीक है। अगला लिख लीजिए कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था छठा नंबर है, कानून व्यवस्था 39,000 करोड़, 39,000 करोड़। पुलिस विभाग का 39,000 करोड़, पुलिस विभाग का कुल प्रस्तावित बजट, नहीं वही कानून व्यवस्था के अंतर्गत, ये पुलिस विभाग का अलग है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को आप अलग से मतलब कैपिटलाइज कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो अपनी कानून व्यवस्था को। हाँ क्या हो गया? ये अपने गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, जैसे योगी जी अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अलग से राशि प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे क्या है ना कि अब मान लीजिए अभी आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है, उसके पास बंदूक जो रहा वो बाबा आजम के जमाने का, आज के क्रिमिनल्स है उनको एडवांस वेपन तैयार है, अभी आप लोड कर रहे हो AK-47 चला दिया, तो एडवांस करने की जरूरत है कि नहीं, है ना। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ऐसी तो है नहीं कि सेना को ही सिर्फ एडवांस करने की जरूरत है ना। और उसके बाद फिर आप देखोगे ना अलाउंसेस वगैरह पुलिस वालों को थोड़ा सा कम मिलता था, ठीक है ना, तो अब वो चीज बढ़ाई जा रही है कि एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर जो आप दे रहे हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रदान किया जाता है कि पुलिस वाले मोटिवेट होकर के जनता की सेवा कर सके। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ाने के लिए अलग से इसको बजटिंग किया गया है, ठीक है, इस बार विशेष रूप से। देखो ये डिफरेंट आयाम है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है क्या होता है वो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है और जो राज्य सरकार है वो मिलकर लगभग काम कर रही है, ठीक है ना। आयुष्मान योजना के अंतर्गत में आप हर एक नागरिक को कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे हो, हेल्थ एड प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में फिर कितने सारे एम्स खोले जा रहे हैं, यहाँ गोरखपुर में भी खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज डेवलप किए जा रहे हैं। ऐसा भविष्य में प्रपोज किया जा रहा है कि हर एक जिले में लगभग एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखोगे ना कि पर 8,000 लोगों पे एक डॉक्टर है हमारे इंडिया में, अगर जो आप देखोगे तो ये संख्या ना मतलब सही नहीं है। आप समझ रहे हो, आप मैनेज नहीं कर पाओगे अपने पूरी जनसंख्या को। तो
तो स्वास्थ्य क्षेत्र का और सबसे बड़ी चैलेंज जब कोविड-19 का समय आया था, तो आप देखोगे हमारे स्टेट सेक्टर में हमें बाहर दूसरे देशों से क्या क्या करना पड़ा था, सप्लाईज मंगानी पड़ी थी। तो ये निर्भरता कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत है। इमरजेंसी बेसिस पे कभी भी आप किसी पर निर्भर होगे तो वो आपका लाभ जरूर उठाएगा, ठीक है ना। तो वहां से यूपी गवर्नमेंट ये देखिए कि पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत में हमें निवेश करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है हॉस्पिटैलिटी के बाद, वो होती है खेती। प्राइमरी लेवल पे जब आप देखोगे कि हमें विजन हमारा क्या है कि हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। किस प्रकार से, अगर जो इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 सेक्टर है हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है ना। टर्सरी सेक्टर के लिए आप लोगों ने क्या किया है, तो आस्था धर्म वगैरह की चीजों पे हम लोग निवेश कर रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो, टूरिज्म बढ़े और हमारे यहाँ पैसे आए। टर्सरी सेक्टर चेक हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट आई सेकेंडरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर में आप देखोगे स्किल डेवलपमेंट पे 1000 करोड़ हम अलग से खर्च कर रहे हैं, टैबलेट्स मोबाइल्स बांट रहे हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, इनोवेशन वगैरह होगा, बच्चे विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या है सेकेंडरी सेक्टर में, मैंने आपको बताया कि पूर्वांचल में ये सुल्तानपुर के पास के एरिया पैसे अभी डिस्कशन में है, एलोकेट किया जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने में, ठीक है ना, कि यूपी का वो इंडस्ट्रियल सेक्टर बनेगा। फिर जब प्राइमरी सेक्टर की बात आ जाती है तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी जो है ना, यूपी के जनसंख्या घनत्व जो है ना बहुत ज्यादा हैवी है। यूपी बिहार ये सब देखोगे ना, और स्क्वायर किलोमीटर में रहने वालों की संख्या अदर स्टेट से बहुत ज्यादा है। अमेरिका वगैरह में देखोगे इतना ज्यादा तो सरकारी नौकरी या फिर नौकरी वोकरी की दिक्कत क्यों नहीं। आप अमेरिका को जरा देखो, एक दिख रहा अमेरिका कितना बड़ा एरिया है, उसकी आबादी कितनी है, 4 करोड़। 4 करोड़ लोग उतने एरिया में रह रहे हैं। इधर इंडिया के पास देखो 140 करोड़ पहुंच गए हैं और वो इतने एरिया में कवर कर रहे हैं। हालांकि ये मैप की थोड़ा सा दिक्कत है, आप देखोगे ये हमारा अर्थ गोल है, ठीक है ना। इस गोल को जब आप ओपन कर रहे हो ना ऐसे, तो हमारा कंट्री थोड़ा सा छोटा दिखने लगता है। एक्चुअली में भारत उससे बड़ा है। मैप में जो आप कंपैरिजन कर रहे हो साइज के, आपको लगता है रशिया बहुत ज्यादा बड़ा है, भारत इतना छोटा सा है। नहीं, इंडिया की साइज बड़ी है, लेकिन वो गोल था, उसको ऐसे ओपन किया गया है तो श्रिंक हो जाती है साइज हमारी कंट्री की। आप समझ रहे हो ना, कोरिलेट कर पाओगे। तो आप अमेरिका के कंडीशन में देखो, वहां के युवाओं के पास ज्यादा रोजगार वगैरह की दिक्कत क्यों नहीं, वहां पे लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब जिसकी जमीन है 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जिसकी खेती हो रही है, उसको नौकरी चाहिए। तब बताओ, तो वहां पे ये सीन है। हमारे यहाँ क्या है, एक मंडे खेत में 20 लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है खेती और किसानी में जो इन्वेस्ट जो किया गया है इस बार, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किया गया है, ताकि हम उन्नत किस्म के बीज बना सके, उन्नत किस्म के हम इक्विपमेंट बना सके, जिनका इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। आप समझ रहे हो ना। अगला जो है महिला और बच्चों का विकास, वो तो इम्पोर्टेंट आप हर जगह देखोगे। उसके आगे बढ़ोगे शहरी सुविधाएं, ठीक है। शहरी सुविधाओं के अंतर्गत में आप देखोगे रिसेंटली डेवलपमेंट में नगर पालिका वगैरह को ये फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि लोकल लेवल पे वो अपनी सारी चीजें वो कर सके। जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, बड़े बड़े शहर हो गए, इलाहाबाद हो गए, वहां पे ना हम लोग डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में ना डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो क्या करती है, शहरीकरण का ध्यान देती है, लैंप्स वगैरह देखना, फिर पार्क्स वगैरह, कहाँ पे कितने एरिया में जंगल होने चाहिए, कहाँ पे जमीन होनी चाहिए, बच्चों के खेलने का ग्राउंड कहाँ पे होना चाहिए, स्कूल कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ होना। अब समझ रहे हो, प्रॉपर टाउन प्लानिंग के तहत शहरीकरण। आप मऊ को देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से आते होंगे 20-22 किलोमीटर दूर यहाँ पे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां की सुविधा अवेलेबल नहीं है। आप समझ रहे हो ना। तो ये क्या करता है, जब भी आप ये शहरीकरण की बात करते हो ना, तो ये क्या होता है ना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, कि आप अगर जो इंसान दिल्ली में जिंदगी जी रहा है वही जिंदगी का गाँव में भी जी सके। इतनी सुविधाएं, इतना अगर जो वाईफाई दिल्ली में अवेलेबल है तो गाँव में भी अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रकार से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट करना। शहरीकरण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि शहरीकरण होने की वजह से ना आप देखोगे सोशल बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है ना। आप गांव में लोग नहीं देखते हैं कि गांव का ऐसा सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं। गांव की मेंटालिटी अलग बेकार होती है, ना ऐसा कुछ गांव शहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन देखो, जब आप शहर में रहोगे ना तो आप एक पैटर्न फॉलो करने लगोगे, ठीक है ना। गांव में लोग मस्त मोहल्ले होते हैं, उनको कोई कुछ बोल रहा है, जो मन में आया किया, नहीं मन में आया नहीं, ठीक है ना। और शहर में क्या है ना, आपको कुछ चीजें मतलब पंक्चुअली करनी है ना, नहीं करोगे तो चालान कट जाएगा। गांव में बिना हेलमेट के घूमो, कौन देखने का, समझ रहे हो। अपने शहर में तो लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है ना कि आप जब भी अर्बनाइज होते हो, अपने आप को शहरीकरण करते हो ना, तो आप सिविलाइज्ड होते हो,
ठीक है ना। तो हमें सिविलाइज्ड ही वर्कफोर्स चाहिए अपने यूपी के अंतर्गत में, ठीक है ना। वर्क लेबर फोर्स रिफॉर्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश में, ठीक है। चाइना से सीख लेने की जरूरत है। अगला जो है, जो ज्यादा ध्यान दिया गया है वो है शिक्षा व्यवस्था पे। शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन बेसिक नीड्स हैं, इनके ऊपर खर्च किए गए। उसके बाद कानून व्यवस्था, आप देखोगे विगत वर्षों में योगी गवर्नमेंट जी के द्वारा क्या है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को कहा गया है कि सर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहेगा तो आप स्पेसिफिकली पूरे स्टेट का डेवलपमेंट कर सकते हो। क्या होता है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो लैंड को जो लैंड एक एक्विजिशन का जो भूमि अधिग्रहण का जो प्रोसेस होता है ना, जो सरकार, मान लीजिए मुझे एक 6 लेन लेके जाना है, उसके लिए हमें जमीन चाहिए। जमीन जो अधिग्रहण करने का प्रोसेस है ना, हमारे यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा समय लग जाता है। और मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर, अब डिफरेंट, अभी हाल फिलहाल में अगर न्यूज में देखोगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आप खुलेआम देख रहे हो, गोली चल रही है, ये सारी चीजें हो रही है डिफरेंट। तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है। अगर जो जनता सेफ ही नहीं करेगी, अगर जो मैं अभी घर से निकलने से बाहर अगर जो सेफ नहीं करता कि मुझे कोई मार देगा ये करेगा, तो मैं क्या यहाँ पढ़ाने आ पाता? मैं ये सेफ फील कर रहा हूँ, सिक्योर फील कर रहा हूँ, फिर तो यहाँ पे आ पा रहा हूँ। आप समझ रहे हो? तो सिक्योरिटी जनता की जरूरी है, इसीलिए डिफेंस है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसका होता है, किस लिस्ट में आता है? ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर, भूमि, ये सारी चीजें स्टेट लिस्ट में आती है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। तो पुलिस में भी रिफॉर्म होना जरूरी है। हम देखें अभी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में कितने सारे सीआरपीसी आईपीसी के धारा चेंज किए गए, राष्ट्रीय न्याय संहिता वगैरह लेकर के आए गए। इससे पहले जो कानून हम लोग फॉलो कर रहे थे ना, वो 1860s के थे, 1860 के थे, जो कि कॉलोनियल एरा में हम लोग यूज करते थे, जब हमारे ऊपर कोई दूसरा शासक था। आप समझ रहे हो ना? तो उसको चेंज कर लीजिए। हमें लगा कि इस समय उस हिसाब से हम नहीं चल सकते। उनको क्या करना था, अंग्रेजों को हमें किसी तरीके से दबा के रखना था। हमें अपनी जनता को दबा के नहीं रखना, हमें अपनी जनता को वो सारी चीजें मुहैया करानी है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करानी है कि वो सबसे बेहतर अपना विकास कर सके। अगर जो कोई बच्चा ना क्रिमिनल बोल रहा है तो इसमें फॉल्ट उस बच्चे की नहीं है बल्कि सिस्टम का भी है। तो हमें सिस्टम को ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए कि बच्चे को एक, जैसे क्या है ना, सपोज दैट एक आप क्या है ना, ये बीज डाले, 2 बीज डाले, ठीक है ना, एक को एडवर्स कंडीशन दे रहे हो, एक को पानी वगैरह सब कुछ डाल रहे हो, जल्दी विकास किसका होगा? जिसको पानी वगैरह डाल रहे हो, इसको ज्यादा दिक्कत होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है कि हर एक इंसान बेहतर विकास करके हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके। आप सपोज दैट आप अपने घर की बात करो, अभी अगर जो आप एक टीचर बन जाते हो, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, तो आप अपने घर में हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? और वहीं आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो बेटर होगा। आप समझ रहे हो ना? तो आप ज्यादा बेटर कंडीशनिंग दे पाओ, जितने रिसोर्सेज रहेंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीजें आगे लिख लीजिए। यूपी सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा। पुलिस विभाग में दिया गया 39,000 करोड़ रुपए। पुलिस विभाग का प्रस्तावित बजट 39,000 करोड़ रुपए। कानून व्यवस्था के अंतर्गत में ही है। हाँ, छठा नंबर जो लिखवाया था वो सेम चीज है। हाँ, उसी में है, ठीक ना। अगला डाल लीजिए, यूपी सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा। ऊपर लिखिए पहला नंबर, रुपया कहां से आता है? रुपया कहां से आता है? पहला नंबर लिखिए इसमें, रुपया कहां से आता है उसमें लिखिए 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते चले जाइएगा। राज्य का अपना राजस्व कर, राज्य का अपना राजस्व कर 37.1%। राज्य का अपना राजस्व कर 37.1%। केंद्रीय कर अंतरण, केंद्रीय कर अंतरण 30%।
30%। ठीक, नेक्स्ट लिखिए सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 15.3%। 15.3%। ठीक है। केंद्रीय अनुदान सहायता, केंद्रीय अनुदान सहायता 12.9%। 12.9%। उसके बाद गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व 3.4%। 3.4%। अगला है सार्वजनिक लेखा, सार्वजनिक लेखा रसीद, सार्वजनिक लेखा रसीद 0.8%। 0.8%। लास्ट लिख लीजिए ऋण एवं अग्रिम वसूली, ऋण एवं अग्रिम वसूली 0.5%। सबसे ज्यादा अगर वेटेज आप देखोगे तो राज्य सरकार का जो अपना राजस्व कर है, अपना राजस्व कर मतलब जितनी भी लीवीज की जा रही है लोकल अथॉरिटीज के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और जीएसटी में जो उनका पार्ट है, ठीक है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो जो एसजीएसटी वाला पार्ट है वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत में मैंने आपको पढ़ाया था, वेल्थ टैक्स वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, भूमि से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है ना, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जितने लगते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे जितने टैक्सेस के इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जो भी प्राप्तियां हो रही हैं उसका कितना परसेंट पार्ट है, 37.1%। सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह से मतलब कि हमारे पैसे सबसे ज्यादा जाते हैं, आप समझ रहे हो ना। इंडिया की अगर जो बात करोगे टैक्स रेजिम सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा जनता से पैसा वसूलना नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो ना। आप एकदम निचोड़ लोगे तो बंदा आगे कैसे बढ़ेगा, आप समझ रहे हो ना। तो हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम है जैसे थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, और जिस हिसाब से टैक्स है उस हिसाब से फैसिलिटीज जनता को प्रोवाइड नहीं की जा रही। आपसे मैं डेली मेहनत करवाऊं लेकिन आपको बख्शिश ना दूं, यही हो गया इंडिया का हाल। आप समझ रहे हो ना, इसीलिए यही हमारा युवा, आप समझ रहे हो ना, ये पैटर्न है ब्रॉड लेवल पे, समझ रहे हो ना। तो हमें थोड़ा सा ना लिबरल होना पड़ेगा, जनता को अधिकार प्रदान करना पड़ेगा और थोड़े पैसे उनके हाथ में रखने पड़ेंगे। भाई पैसे होंगे तभी तो वो खर्च करेंगे, इकोनॉमी इसी बेसिस पे चलती है। अभी अभिजीत बैनर्जी जो नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में, उन्होंने बताया था कि सर आपको डायरेक्टली परचेजिंग पावर पैरिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा इंडिया के अंतर्गत में। इंडिया के लोग तो परेशान है खर्चने के लिए, उनके पास है नहीं, आप समझ रहे हो। आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे कहां से आएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, सरकारी खर्चे से। सरकार खर्च कहां से करेगी, बजटिंग सिस्टम से, आप समझ रहे हो ना। डिफरेंट साल भर का हम डिसाइड करेंगे, ठीक है किस किस सेक्टर में ज्यादा दिक्कत है, शिक्षा में चाहिए, शिक्षा में दे दिया, डिफेंस में चाहिए, डिफेंस में दिया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चाहिए वहां पे। तो जो प्राप्तियां होती है ना उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है उसमें टैक्स से होता है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है केंद्र से जो शेयरिंग होती है, मैंने बताया था लंबवत असंतुलन और क्षैतिज असंतुलन,
फाइनेंस कमीशन जो बताती है। उसके अंतर्गत में क्या होता है ना, केंद्र और राज्य के बीच में कुछ टैक्सेस को शेयर करा जाता है, ठीक है ना। उस शेयरिंग के अंतर्गत में कितना परसेंट पार्ट आता है, 30% पार्ट। उसके बाद सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां, मतलब कि जितने भी लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है ना, जितने भी लोन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रोटेट हुआ, उसके ऊपर जो भी प्राप्तियां हो रही हैं वो सारी चीजें 15.3% आ रही है, ठीक है। 100% में आप डिवाइड करोगे तो ये सारे बांटे गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद केंद्रीय अनुदान सहायता, केंद्र से जो अनुदान मिल रहा है, क्या होता है ना कि जैसे अब डूडा स्कीम हो गया, ठीक है ना। डूडा स्कीम के अंतर्गत में हम लोगों ने ये देखा है कि प्रधानमंत्री पैसे प्रदान कर रहे हैं किसको, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने देखो तो ये अनुदान किसको आएगा, पहले राज्य को आएगा, और राज्य के स्तर से कहां पे प्रदान किया जाएगा, जनता को प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से तो वो उसके अनुदान केंद्र के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाले हैं। तो वो कितना प्रतिशत है, 12.9%। उसके बाद गैर कर राजस्व, ये क्या है, चालान जो कटता है तुम लोग, गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, फीस, फाइन, ठीक है, स्पेक्ट्रम मैंने बताया था, अदर रिसिप्ट। फीस क्या है, गवर्नमेंट की जो भी आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का रोड सर्विस है, इस्तेमाल करो, कुछ ना कुछ पैसे दोगे सर्विस इस्तेमाल करने के लिए, वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट होगी, आप समझ रहे हो। स्कूल कॉलेज कहीं भी जाओगे फीस दोगे, ठीक है ना। तो ये फीस होती है, जब भी आप सेवा लेते हो तो बदले में कुछ ना कुछ सुविधा शुल्क प्रदान करते हो, तो आपको बदले में सर्विस मिलती है। दूसरी चीज क्या है, फाइन, चालान कट गया, जो भी गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स हो गई कोर्ट वगैरह में, आपको ऐसा क्राइम कर दिए कि जिसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, ठीक है ना, आप जा रहे हो बिना हेलमेट के, आपका चालान कट गया, जो भी फाइन्स वगैरह वहां से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें गैर कर राजस्व के अंतर्गत में आ जाएगी। और गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी नीलामी वगैरह की जाती है, ठीक है ना, जो भी अथॉरिटीज आती हैं, सपोज दैट ये बिल्डिंग है, इसको यूज में नहीं रहा, गवर्नमेंट इसको नीलाम करेगी, तो इसके द्वारा जो भी पैसे आएंगे, ठीक है ना, वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत में आएंगे, ठीक है। गैर कर राजस्व, उसके बाद वो कितना है, 3.4% ये प्राप्तियां हैं, मतलब चालान बहुत ज्यादा कट रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो अर्निंग कर रही है। उसके बाद सार्वजनिक लेखा रसीद, ठीक है ना। लेखा रसीद क्या है, ये जितने भी रिसीट्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है ना, जो पब्लिकली जो रिलीज किए जाते हैं, उनके ऊपर जितने भी स्टाम्प वगैरह देखते हो, उसके ऊपर जो प्राप्ति वगैरह होती है, वो सारी चीजें, स्टाम्प ड्यूटीज रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन आप कहोगे तो गवर्नमेंट के आपको टिकट्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, पोस्ट वगैरह करने के लिए आपको टिकट्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं। तो ये सब जो भी उसके ऊपर अर्निंग होती है गवर्नमेंट की, वो कितना प्रतिशत है, 0.8%। ऋण एवं अग्रिम वसूली, जितना भी लोन प्रोवाइड करिए उसके ऊपर इंटरेस्ट जो गेन कर रही है। अब पैसा जाता कहाँ है, आगे लिख लीजिए, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। पहला नंबर लिखिए, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी, संस्थान कर्मचारी, डैश देख लिखिए, 12.8%, 12.8%। अगला लिखिए, अन्य व्यय, अन्य व्यय, अन्य, सबसे ऊपर लिख लीजिएगा पूंजीगत व्यय 21%, सॉरी लिखाना भूल गया, सबसे ऊपर लिखिएगा पूंजीगत व्यय 21%, पूंजीगत व्यय 21%। उसके बाद लिखा 12.8 वेतन एवं सहायता संस्थान, ठीक है। उसका अगला है अन्य व्यय 12.7%, अन्य व्यय 12.7%। पेंशन, पेंशन 11.7%, पेंशन
11.7%। सरकार से अनुदान प्राप्त, सरकार से अनुदान प्राप्त 11.7%। 11.7%। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ब्याज भुगतान 7.3%। ब्याज भुगतान 7.3%। उसके बाद देखिए कर्ज अदायगी, कर्ज अदायगी लिख दूं, कर्ज अदायगी 5.4%। 5.4%। उसके बाद देखिए सब्सिडी, सब्सिडी 3.8%। सब्सिडी 3.8%। उसके बाद देखिए स्थानीय निकायों को अंश वितरण, स्थानीय निकायों को अंश वितरण 3.3%। स्थानीय निकायों को अंश वितरण, अंश इक्विटी, स्थानीय निकायों को अंश वितरण 3.3%। लास्ट लिख लीजिए ऋण एवं, ऋण एवं अग्रिम का, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण, वितरण वितरण, एक दो वर्ड्स तो हिंदी के मुझे समझ ही नहीं, वितरण, अग्रिम का वितरण। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये गवर्नमेंट, हाँ अच्छा ये बताया नहीं 1.3%, सॉरी 1.3%। डिस्कस कर लेते हैं। देखिए खर्चे और प्राप्तियां दोनों लिखवाया मैंने आपको। आप देखोगे खर्चे का जो सबसे बड़ा पोर्शन जा रहा है वो कहां पे जा रहा है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत खर्चे क्या होते हैं, जिनसे पूंजी का निर्माण हो, कह सकते हैं पूंजीगत खर्चे वो होते हैं जिनसे संपत्तियों का निर्माण होता है और हमारे देयताएं कम होते हैं। संपत्तियों का निर्माण मतलब संपत्ति हमेशा आपको कुछ न कुछ देगी, आपसे कुछ लेके नहीं जाएगी। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपके पास 10 घंटा जमीन है तो आपसे कुछ लेने नहीं जाएगी, अगर जो उसको आप वैसे भी छोड़ देते हो तो, है ना। संपत्ति हमेशा आपको कुछ न कुछ प्रदान करेगी। बैंक से आप 5 लाख का लोन ले लिया, हर महीने EMI देनी पड़ेगी, वो लायबिलिटी है, आपको चुकाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप ना। तो पूंजीगत खर्चे वो होते हैं जिनसे संपत्तियों का निर्माण होता है। जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट बना दिया है, मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा तो उसे भाड़ा किराया आएगा कि नहीं गवर्नमेंट को। रोडवेज बना दिया, 10 बस खरीद लिया, एम्बुलेंस खरीद लिया, आप समझ रहे हो ना, ये सब पूंजीगत व्यय है। शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, ये सारी आज मैं अपने जनता को स्वस्थ बनाऊंगा, आज से 10 साल बाद वो बढ़िया मेहनत करके मेरी GDP बढ़ाएंगे, आप समझ रहे हो ना। तो कभी कभी हम जो पैसे बजटिंग में निवेश करते हैं ना, वो 2 टर्म के आधार पे करते हैं। एक जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, एक जो होता है लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म, ये पूंजीगत व्यय जितने भी होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाली जो चीज रहती है 100% नहीं हो रहा है, कहां छूट गया। देखिए पूंजीगत व्यय 21%, ठीक है। उसके बाद फिर है वेतन और सहायता प्राप्त 12.8%, ठीक है। अन्य व्यय 12.7%, ठीक है। फिर पेंशन आ गया 11.7%, सरकार से अनुदान प्राप्त 11.7%,
ठीक है। उसके बाद फिर सरकार से अनुदान 9%, ये नहीं है तो ये छूट गया, वहां ऐड कर दिया, यही 9% गड़बड़ हो रहा था, हाँ मैं यही छूटा है, ठीक है। हाँ 11.7 के बाद सरकार से अनुदान 9%, नीचे भी लिख लो समझ में आ जाएगा परसेंटेज पर, है कि नहीं। सरकार से अनुदान 9%, सरकार से अनुदान 9% हो गया 100। 11.7 ये है, ये केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को है, और ये जो नीचे लिखवाया हूं 9% वो राज्य सरकार द्वारा लोकल बॉडीज को, ठीक है। ठीक है, डिस्कस करें। देखो पूंजीगत व्यय समझ गए, उसके बाद आप देखोगे ना वेतन और सहायता में हमारे बहुत सारी राशि प्राप्त हो रही है आजकल। आप देखोगे सारी गवर्नमेंट जो है ना किसके ऊपर ध्यान दे रही है। घाटा मैंने जब आपको पढ़ाया था उसमें सबसे पहले क्या बताया था, ठीक है, रेवेन्यू में जो प्राप्तियां हो रही हैं, प्राप्तियां कम है और खर्चे अधिक हैं। हमारे यहाँ देखोगे हमारे देश में दिक्कत क्या है कि अगर जो आपको गवर्नमेंट, हम प्राइवेट सेक्टर में तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर जो आपको लेबर रिफॉर्म लेकर के, अगर जो आपको एक सरकारी नौकरी, अगर जो यहाँ पे सारे लोगों को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे मिलता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। एक बार नौकरी मिली 60 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है, हर महीने अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, काम करो चाहे ना करो, बैठे रहो, कोई बोलने वाला नहीं है, जवाबदेही नहीं मिलती है। आप समझ रहे हो ना। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में आप जाओगे, अगर जो आप काम नहीं कर रहे हो आपको निकाल दिया जाएगा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है, पता चल रहा है कि आपको 20,000 में काम मिल रहा है और आप बीटेक करके गए हो, आपको 20,000 में जॉब मिल रहा है, तब तक कि डिप्लोमा वाला आया उसी काम को 5,000 में करने के लिए तैयार है। हो गया रोका, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद फिर अब मान लो, अब राजस्व घाटा के अंतर्गत में क्या है, गवर्नमेंट जो है ना अपने एम्प्लॉइज की तो ध्यान दे रही है कि हाँ भाई डीएम साहब है, उन्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फिर 2-4 सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, ट्रैफिक में उनको क्लियरिटी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सके। ये सुविधाएं क्यों प्रदान की जा रही है, मैंने बताया सुविधा जितनी मिलेगी कार्य उतना सुचारू रूप से होगा, इसीलिए हम लोग प्रदान कर रहे हैं रिसोर्सेज। आप अपने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको ये सारी सुविधाएं इसलिए प्रदान कर रहे हो ताकि वो अपने कार्य और कर्तव्य को सुचारू रूप से कर सके, लेकिन उसी को लोग अपना एडवांटेज समझने लगते हैं। आप समझ रहे हो ना। तो इस एडवांटेज को इस्तेमाल करने के चक्कर में आप देखोगे कि वेतन और सहायता प्राप्त में जो हमारे जो परसेंटेज है 12.8% है। गवर्नमेंट की ना बहुत सारी एक्सपेंसेस, बहुत सारे खर्चे अपने कर्मचारियों को भुगतान करने में निकल जाता है। अगर ये पैसा बचता तो अन्य सेक्टर में जाता कि नहीं, आप बताओ जाता। अगर जो आप गवर्नमेंट की एम्प्लॉय ले रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आपको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना पड़ेगा, पेंशन देना पड़ेगा, लीव देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको अगर जो हेल्थ में दिक्कत आती है तो आपको अलाउंसेस देने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो ना। उसके बच्चे बीवी के मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। अगर जो उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो टाइम टू टाइम मेडिकल अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड करनी। गवर्नमेंट के ऊपर इतना बर्डन है, आप समझ रहे हो। प्राइवेट सेक्टर में इतनी सारी चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर होना जरूरी है। हमारे यहाँ रोजगार की दिक्कतें क्यों है, आप सब लोगों को अगर जो एक प्रॉपर इज्जतदार जॉब प्राइवेट सेक्टर में मिल जाता है आपके स्किल के बेसिस पे, तो आप इतना ज्यादा टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करोगे। जो ये समय दे रहे हो आप कंपटीशन क्वालिफाई करने में, वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को वृद्धि करने में लगाओगे। अगर जो आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे तो ये प्रॉब्लम है। तो ये दिक्कत सिस्टम की है। हमारे जो पहले के लीडर्स थे इतने दूर तक नहीं सोच पाए, तो इसलिए आज हमारी युवा जो है इधर उधर भटक रही है। लेकिन अब जो लीडर है विजनरी ओरिएंटेशन रख रहे हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे कर रहे हैं। तो हर एक गवर्नमेंट इसमें फोकस कर रही है ना राजस्व घाटे को कम करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको एक अधिनियम बताया था, कौन सा, FRBM एक्ट। ये इसलिए बनाया गया है ताकि राजकोषीय घाटों को कम किया जा सके। राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके। राजकोषीय घाटे में सबसे ज्यादा वेटेज अगर जो कोई लेकर के जाता है तो कौन लेकर जाता है, राजस्व घाटा। समझ रहे हो ना। ये जो जितने भी हम इसीलिए मैक्सिमम जो जितने भी जॉब्स हैं उनको हम लोग PPP यानी कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे जॉब्स देना। जैसे हमारी जो जॉब्स हो गई टेंडर बेसिस, आप जितना काम कर रहे हो उतने पैसे लोगे और फिर हट जाओगे ना। हमें सैलरी मिलने वाली है, पेंशन मिलने वाली है, ना कुछ रेगुलर बेसिस पे कुछ भी, लेकिन काम रुक रहा है नहीं।
तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्स को अब सेव करना चाह रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो रिसोर्स को सेव कर रही है उसको दूसरे आयाम में खर्च करने में असमर्थ हो जा रही है। उसके लिए क्या प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, टेक्निकल गाइडलाइन होनी चाहिए। अभी वो कमी है, हमारी नेतागिरी हमारे देश में इतनी नहीं है। अब जो हमारे नेता चुने जाते हैं वो एजुकेशनली उतने ज़्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है, आप भावनात्मक रूप से जनता का कल्याण करने जा रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक बेसिस पे आपको क्या चाहिए, आपको प्रोफेशनैलिटी चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, क्योंकि भावनाओं के आधार पे काम नहीं होता है, ठीक है ना, कॉन्क्रीट लेवल पे देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर कार्य करने के अन्य व्यय है, अन्य व्यय जितने भी आते हैं, जितने भी महिला शिक्षा और ये स्वास्थ्य वगैरह पे जितने भी स्कीम्स होते हैं, उनके ऊपर जो खर्च होते हैं वो आते हैं। पेंशन के ऊपर आप देखोगे, पेंशन का भी वेटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए हर एक गवर्नमेंट चाह रही है कि पेंशन स्कीम को खत्म किया जा सके। मैं कह रहा हूँ पेंशन की आवश्यकता, ये सरकारी कर्मचारी वाले वही चाहते हैं, पुराना पेंशन बहाल होना चाहिए ताकि 60 साल के बाद भी हमें फ्री फंड मिले, अगर मैं निकल जाऊँ तो मेरी पत्नी को फिर मिले, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, अगर जो जिंदा हूँ एक्सपायर हो गया तो फिर मेरे बच्चे को भी जॉब मिले, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन। सरकारी नौकरी नहीं मतलब ससुराल चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होता है ना, गवर्नमेंट को भी तो एम्प्लॉय चाहिए बढ़िया, आप समझ रहे हो ना। उस बेसिस पे अगर जो आप चीजें देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेंशन स्कीम के अंतर्गत में अगर जो आप 60 साल तक नौकरी करने के बाद भी इस काबिल नहीं हो कि अपना बुढ़ापा नर्चर कर सको, तो आपका नौकरी करना बेकार है, आप समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण नहीं करना चाहिए जो आपके मानव व्यवस्था को विकलांग बना सके, आप समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसा कोई विजनरी नेता है तो हो सकता है बदलाव हमें दिखे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिले, ठीक है। आगे लिख लीजिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र। हाँ, ये आगे देखिए ब्याज भुगतान पे जाता है, फिर सब्सिडी वगैरह ये सारे खर्चे, ठीक है ना, देख के ही समझ में आ रहा है, सारे के सारे डिस्कस किए जा चुके हैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, ठीक है। आगे लिख लीजिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र। पहला लिखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दूसरा लिखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला लिख लीजिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। उसके बाद लिख लीजिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला लिख लीजिए प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति योजना है ना, ये डीबीटी परफॉर्मेंस में इसकी रैंकिंग सेकंड थी परफॉर्मेंस के मामले में। पहली कौन है? मुद्रा योजना, बताया था मैंने, अकाउंट्स वगैरह नोट्स करवाए थे, लगभग 50 करोड़ अकाउंट्स अभी रिसेंटली ओपन कर दिए गए हैं, ठीक है ना, मुद्रा योजना के अंदर। तो ये जो डिफरेंट स्कीम है जो सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा फाइनेंस की गई है, मैंने दिखाया ना ऊपर सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान, तो ये सारे जितने भी अनुदान आते हैं ना इन्हीं स्कीम्स के अंतर्गत में आते हैं, आप समझ रहे हो। तो आप ये सारी की सारी बजटिंग की प्रक्रिया थी, ठीक है ना। मैंने आपको लिखवाया कि बजट का पूरा शेप कितना था, 7.36 लाख करोड़ का, ठीक है ना, जो कि पिछले बार से 6.7% अधिक था,
मुख्यतः हम लोगों ने किसके ऊपर ध्यान दिया है? आस्था, अध्यात्म के ऊपर, बुनियादी ढांचे के विकास के ऊपर और महिलाओं, युवाओं, बच्चों। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में जो निवेश किया गया है वो देखा है। उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से पैसे कमा रही है और वो कहाँ पे निवेश कर रही है, कहाँ पे खर्च कर रही है, उसको हम लोगों ने देखा। और प्राथमिकता वाले क्षेत्र, ये जितने स्कीम्स लिखा हो ना, सारे स्कीम्स की इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी चीज की इस स्कीम के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि क्यों इस स्कीम को लेकर के आया गया, जनधन योजना क्यों लेकर के आया गया? वित्तीय समावेशन के अंतर्गत में, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है ना। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत में हमें क्या करना है ना, ये देखो जैसे जब भी होता है ना, गवर्नमेंट को जब भी किसी भी स्कीम्स का फायदा प्रदान करना पड़ता है जनता को, जब भी कोई ग्रांट पे करनी रहती है, तो आप देखो अगर जो जब सिस्टम के बेसिस पे हम डिपेंड करेंगे, केंद्र से राज्य पे आएगा, राज्य से मंडल पे आएगा, मंडल से जिले पे आएगा, जिले से फिर ब्लॉक, फिर जाके गांव तक पहुंचेगा। ये पहुंचते पहुंचते प्रोसीजर के अंतर्गत में करप्शन होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, डायरेक्ट बेनिफिट प्रदान करने की कोशिश करती है। उसमें क्या होती है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से कहां पे हम जाते हैं, कंज्यूमर के पास, जनता के पास। ठीक है ना। इस प्रक्रिया की मदद से वेलफेयर का जो प्रदान होता है ना, बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे डायरेक्ट वेलफेयर वाले स्कीम्स का कुछ रिस्क भी होता है। ठीक है ना। पर्टिकुलर दिल्ली का एग्जांपल आप लोगे, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था ना कि राशन वगैरह बांटने के लिए उसने देखा कि राशन वगैरह अगर जो हम बांट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है ना कि जो गल्ले वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फूड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है। सरकार ने सोचा कि सर क्यों ना डायरेक्टली इनके अकाउंट में प्रदान किया जाए। जैसे ही डायरेक्टली प्रदान करना शुरू किए तो वो भाई खाने का तो नहीं पता, लेकिन पीने वाले तो लगे सब। ठीक है ना। मतलब वो दे रही है नरिश करने के लिए गवर्नमेंट, आप उसको अलग नरिशमेंट में लगा रहे हैं। आप तो ये देखा कि मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को मतलब जो जो मतलब डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे ये दिक्कत होता है ना कि वो जैसे ही परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ाता है किसी गरीब इंसान का, तो बहक जाता है, अचानक से पैसे आ जाएंगे तो आपके हाथ से निकलने लगोगे। तो ये होती है सारी चीजें, परचेसिंग पावर पैरिटी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट जो प्रदान करते हैं वो एक तरह से रिस्की होता है, लेकिन वेलफेयर का लेवल उसमें कितना होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई। ठीक है ना। यूपी गवर्नमेंट के बजट में इतनी सारी चीजें थी। उसके बाद जब आप देखोगे केंद्रीय बजट, ठीक है ना, तो उसके 4-5 पॉइंट्स हैं, उसको देख भी लेंगे और लिख भी लेंगे कितना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सेंटर पे भी कितने का बजट बना हुआ है। देखिए अंतरिम बजट 24-25, अंतरिम बजट 24-25। वित्त मंत्री पता ही है, सीतारमण जी हैं। ठीक है। उन्होंने बजट में इस बार 10 साल की अपनी उपलब्धि बताई कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया, किस प्रकार से हमारा डायस्पोरा इंप्रूव हुआ है, सॉफ्ट पावर में इंक्रीज हुआ है, बहुत सारे सेक्टर में हम डेवलपमेंट किए हैं, सारी चीजें बताई उन्होंने। कितने का बजट था? 47.66 लाख करोड़, 47.66 लाख करोड़। अगला पॉइंट लिखिए, 30.03 लाख करोड़ प्राप्तियों का अनुमान। 30.03 लाख करोड़ प्राप्तियों का अनुमान। ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सरकार ने इस बार नेक्स्ट पॉइंट है अगला, सरकार ने इस बार राजकोषीय घाटे को 4.5% पर 4.5% पर लाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। स्टार्टअप में छूट के संकेत मिले, स्टार्टअप में छूट, अगला पॉइंट है स्टार्टअप में छूट। छूट किस प्रकार की? टैक्स में। ठीक है ना, करों में, स्टार्टअप में करों की छूट।
अगला पॉइंट है लंबी अवधि विकास पर जोर। लंबी अवधि विकास पर जोर। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये बताया गया था इसमें। उसके बाद देखिए जो डिफरेंट जो चेंजेस नहीं किए गए इसमें और जो मुख्य बदलाव थे, पहला है आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स का जो स्लैब था पिछली बार वही है, ठीक है ना, कोई भी चेंज हम लोगों ने सॉरी आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं। दूसरा लिखिए स्वास्थ्य पर जोर। स्वास्थ्य पर जोर। मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली, 2 करोड़ घर, 2 करोड़ घर, नए रेल गलियारे, नए रेल गलियारे, ठीक है। स्कीम्स जो थे इंपॉर्टेंट, पहला लिख लीजिए पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना, ठीक है। दूसरा मनरेगा, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। अगला है पीएम किसान मन धन योजना, पीएम किसान मन धन योजना, ये एक योजना है किसानों के हित के लिए, वेलफेयर में, कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह पर रिलेटेड है। गूगल करिएगा इसका डिटेल लो। जितने भी स्कीम्स बता रहा हूँ सबका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कब इसकी स्थापना हुई और इसका कार्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कहाँ था पीएम श्री, पीएम श्री, PMSHRI, पीएम श्री, ठीक है। ये सारी स्कीम्स वगैरह हैं और डेटास हैं, ये सारी चीजें मैं क्लिक करके ग्रुप पे भिजवा दूंगा, ठीक है ना। उसमें देखिएगा जहां पे डेटा नहीं समझ में आएगा मुझसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक ना। और बजटिंग के प्रोसीजर में मतलब बेसिकली क्या है ना कि ये बजटिंग किया जाता है ना, इसलिए बजट के पहले एक इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें ब्यौरा रहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था विगत वर्ष में पिछले बीते हुए वर्षों में क्या परफॉर्मेंस दी है विभिन्न सेक्टर्स में, ठीक है ना। तो उसके आधार पर बजटिंग की जाती है। तो ये जो जितनी बजटिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जो बात करोगे इस बार बहुत ज्यादा अगर जो ब्रॉड लेवल से तो ब्याज के भुगतान पे और डिफेंस के सेक्टर पे हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा पैसे हमारे गए हैं। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना पे फोकस किया गया है। इंटरेस्ट ग्रुप कौन से थे, किनके भलाई के बारे में ज्यादा कार्य किया गया है, तो है वुमेन यानी कि महिलाएं, यूथ यानी कि युवा, फार्मर्स यानी कि किसान और गरीब लोग, ठीक है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद फिर क्या है ना कि बोरोइंग रेट सबसे ज्यादा जो बेटर इस बार डेवलपमेंट हुई है ना कि स्पेस इंडस्ट्री में हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा निवेश करने लगे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर डिफरेंट स्कीम्स मनरेगा के ऊपर ज्यादा फोर्स किया गया कि डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाए। कोशिश ये किया जा रहा है मनरेगा स्कीम को UAIDAI से जोड़ दिया जाए, मतलब कि आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए जिससे मैक्सिमम वेलफेयर हो जाए। लेकिन ऐसे कंडीशंस में क्या होता है ना, ऐसे जो रिमोट एरिया रहते हैं जहाँ जैसे क्या है ना जिन गाँव में सबके पास आधार कार्ड है वहाँ तो ठीक है,
ठीक है ना। लेकिन ऐसे भी एरिया है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति या फिर ऐसे ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं ना, जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, उनके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के स्कीम्स के फायदा उठाने के लिए उनको काम दे सके, तो वो इन योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। तो ये क्रॉस चेक करने की जरूरत है। मनरेगा के ऊपर ध्यान दिया गया है। किसानों के और फिशरी सेक्टर में मतलब कि मत्स्य पालन सेक्टर में सुधार करने के लिए फसल बीमा योजना, सम्मान निधि, मनधन योजना जो मैंने आपको लिखवाया अभी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, इन सारे फंड्स के लिए एलोकेट किया कितना किया गया है 4521 करोड़, ठीक है ना। तो ऐसे करके डिफरेंट सेक्टर्स में ये आप जब देखोगे ना तो सेक्टर वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये जो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस है ये सारी चीजें आपको क्लियरली मिल जाएंगी और ये आपके ग्रुप पे अवेल करा दी जाएगी। और कोई समस्या समझ में आया? तो आज के इतना रहने दें। थैंक यू। इसे बंद कर दीजिए। थैंक यू।